नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम लोग मुद्दे की बात में जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो सांस्कृतिक विरासत को लेकर के है और इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोथल के विषय में बात करेंगे, पर क्यों बात करेंगे इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। लोथल के विषय में बात होगी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह जहां पर रिसीव हुआ है या प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। कब ये खुदाई हुई थी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, किसने करी थी इत्यादि। अभी यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है और इसके लिए एक म्यूजियम तैयार किया जा रहा है लोथल में, जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली जो है देखा भी था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर खबर है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। NMHC का मतलब यही है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज साइट, ठीक है, या जो काउंसिल होती है वो। तो जरा देखिए, ये जो खबर है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इसमें आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि इसी के जो पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में ये एक तरीके से म्यूजियम यहाँ पर बन रहा है। म्यूजियम का प्रोजेक्ट है ये म्यूजियम, ठीक है। अब ये म्यूजियम का प्रोजेक्ट अभी बन करके तैयार नहीं हुआ है, मतलब पब्लिकली अभी ओपन नहीं हुआ है, उसको देखा गया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है रिव्यू किया है, इस पूरे म्यूजियम को, और रिव्यू किया है जो कि कंस्ट्रक्शन है एक प्रकार से नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, NMHC, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला है कुछ चीज़ें हिस्ट्री को लेकर के भी बोली हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि तमाम सारे इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिसको हम लोग बहुत जो डीपली पढ़ने लायक होती हैं, समझने लायक होती हैं, एक्सेप्ट करने लायक होती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई रह गई हैं, उसको हम लोग विस्तृत रूप से नहीं जान पाए हैं। तो ऐसे कल्चरल प्लेसेस जो हैं, ऐसे हेरिटेज प्लेसेस जो हैं, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, उनको अब ज़रूरत है दुनिया के सामने, भारतीयों के सामने और दुनिया और समाज में सभी जगहों पर सबके सामने लाने की ज़रूरत है। तो इसी पहल को यहाँ पर लेकर के वो आए हैं। उन्होंने इसमें सबसे पहले शुरुआत आप देख सकते हैं लोथल से हो रही। तो लोथल जो है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये अपने पुराने समय में न सिर्फ एक महत्वपूर्ण शहर है, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि जितने भी वर्ल्ड में जहां कहीं भी बंदरगाह वाले प्लेसेस हैं, डॉक प्लेसेस जितने भी हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये भारत की प्राचीन जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, और ये दिखाता है कि जिस समय लोग संभवतः ठीक तरीके से अपने जीवन का यापन भी नहीं कर पाते होंगे, उस समय यहाँ पर आप लोथल जैसे बंदरगाह की कल्पना कर रहे हैं। और बहुत ही प्रॉस्पिरसली अगर देखा जाए इस पूरे जगह को यहाँ पर दिखाया गया। न सिर्फ यहाँ पर डॉकयार्ड है, गोदीवाड़ा बंदरगाह है जिसको हम ज्वारी बंदरगाह के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और ये ज्वारी बंदरगाह के आसपास सिर्फ बंदरगाह का इलाका नहीं है, एक शहर बसा हुआ है, इसके आसपास जो है वो बाजार हैं। तो एक बहुत ही, इसका मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया व्यापारिक शहर था। तो इस व्यापारिक शहर के बारे में ये हेरिटेज साइट जो है वो दिखाएगा आपको। ऐसा प्रकार का यहाँ पर म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है। तो जब यहाँ पर बात लोथल की हो रही है तो सबसे पहले मन में ये बात आएगी कि भाई ये है कहाँ, ठीक है। तो सिंपली हमने ये समझा कि अभी जो है एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन करना है, जो कि किसके अंतर्गत आ रहा है, NMHC, मतलब जो भी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तमाम जगहों पर बनाए जा रहे हैं। तो जो लोथल में बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन होगा, शीघ्र ही होगा। उसको एक तरीके से रिव्यू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब ये लोथल जो है वो क्या आ गया, न्यूज़ में आ गया। तो अभी बात आती है कि लोथल की जो ये इंपॉर्टेंस आ रही है, ये हड़प्पा सभ्यता से रिप्रेजेंट होती हुई है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से रिप्रेजेंट होती हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप इसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। तो अब ये कहाँ है, एक बार जरा इसको मैप पे लोकेट करते हुए आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एरिया आपको येलोइश कलर का जो दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये बिलीव किया जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतना एरिया रहा होगा। लगभग ट्रायंगुलर शेप में आप इसको देख रहे हैं। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है टोटल, या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसको बोल सकते हैं। ये एरिया जो है वो एक्सकवेट किया गया था एंशिएंट टाइम में।
और ये जो साइट्स हैं इनकी अगर हम लगभग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2600 से लेकर के 1700 बिफोर क्राइस्ट के आसपास की साइट्स आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इसमें से लोथल कहाँ है, तो लोथल अगर हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दें, इस तरीके से ऐसे करके इसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर जो लोथल की प्रेजेंस है वो सदर्न मोस्ट जो स्टेट हैं या सदर्न मोस्ट जो सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ शायद ये जो जगह है आपको लोथल लिखी हुई दिखाई दे रही है, तो ये लोथल यहाँ पर है और आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सदर्न मोस्ट पॉइंट में से एक है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सदर्न मोस्ट पॉइंट में से एक है, ना कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसका दक्षिणी हिस्सा जो है या सबसे दक्षिणतम जो हिस्सा है वो दैमाबाद में है। कहाँ पर है? दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कई सारे साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप ये रंगपुर भी आप देख सकते हैं सदर्न पॉइंट ही है, उसी तरीके से लोथल है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में सबसे नीचे की ओर जो दैमाबाद है वो आपको दिखाई देता है। और ये जो लोथल है, ये लोथल प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे तो जो गुजरात का सौराष्ट्र पार्ट है, गुजरात का जो सौराष्ट्र का जो प्रांत है, ठीक है, या जगह जो है वहाँ पर ये आपको आइडेंटिफाई होते हुए दिखाई देगा। सो सिंपली हम ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये शायद जो सिटी है लोथल, ये जो शायद सिटी है लोथल, ये संभवतः 2200 बिफोर क्राइस्ट के आसपास का रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का निर्माण संभवतः जो है इस समय के आसपास हुआ होगा। ठीक है, तमाम सारे जो तरीके होते हैं उसमें पहचाना गया होगा। अब चूंकि यहाँ पर बात हुई है दैमाबाद की, तो दैमाबाद सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ पर एक साइट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में जानते हैं, जो कि है आलमगीरपुर। ठीक, ये आपका पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्वी साइड जो अभी तक देखने को मिली है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में आपको जम्मू कश्मीर में मांडा देखने को मिलता है, मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक, इसके अलावा आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में जो, ठीक, बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस तरीके से हमने ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको डिस्कस कर दिए। बेसिकली अभी आपको यहाँ पर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंटली अगर ध्यान दें, इससे बनने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो हो सकता है कि ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाए कि निम्नलिखित कथनों में से ध्यान दीजिए और उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि लोथल के संदर्भ में बताइए, यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम हिस्सा है, सही है या गलत है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, दक्षिणतम हिस्सा नहीं है लेकिन दक्षिणतम हिस्सों में से एक है, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस में अगर हम ध्यान दें तो जो इसकी प्रेजेंस है, अगर हम देख रहे हैं कि दक्षिणतम हिस्सा है, तो ये कनेक्ट करता था एंशिएंट टाइम में। मैंने कहा कि ये वाणिज्यिक शहर में से एक है। अगर लोथल की बात करी जा रही है तो लोथल जो है उस समय का एक प्रमुख वाणिज्यिक शहर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि इसका निर्माण तकरीबन 2200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। तो इसका मतलब आज से कितना हो गया, आज से कितने समय पुराना ये समय हो गया। वर्तमान समय में हम 2022 में जी रहे हैं, तो राउंड ऑफ में अगर आप इसको 2000 मान लेते हैं तो ये 2200 साल पहले, यानी टोटली अगर देखा जाए तो 4200 साल, यानी लगभग 4500 साल पहले की बात करी जाए, तो उस समय ये सिटी बन रही है। और उस समय ये सिटी जो है एक प्रमुख व्यापारिक वाणिज्यिक शहर है, ठीक है। तो उस समय अगर ये प्रमुख व्यापारिक वाणिज्यिक शहर है तो आखिर ये किन से ट्रेड करता होगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये दुनिया का कोई इकलौता व्यापारिक शहर नहीं रहा होगा। ट्रेड कर रहे हैं और फॉरेन ट्रेड्स कर रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज भी होंगी जो इसको अटैच कर रही होंगी, उससे जुड़ रही होंगी। तो ये जो लोथल वाला जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये जो लोथल वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये कनेक्ट करता था वेस्टर्न जो आपके पश्चिमी जो हिस्से हैं, आप इसे एशिया में मान लीजिए, नॉर्थ वेस्ट जो एशिया का हिस्सा है वो से लेकर के अफ्रीका तक आप देख सकते हो, ये अफ्रीका तक ट्रेड हो रहा है। जैसे लोथल की बात हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर सिर्फ, और जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन देखिए कहाँ तक जा रही है, इधर भी जा रही है और इस तरह से एशिया की अफ्रीका की तरफ भी एंटर कर रही है। गल्फ ऑफ पर्शियन, गल्फ ऑफ ओमान, इन सब जगहों से होते हुए गुजर रही। तो ये जो सी ट्रेड है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्री थी उस समय की और इंडिया के साथ में ये एक सी रूट क्रिएट करता था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें बेसिकली अगर हम व्यापार देखें तो व्यापार भी बहुत ही कीमती चीज़ों का है, जैसे कि मोतियों का आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यापार हो रहा है, या फिर तमाम प्रकार के दूसरे रत्न और गहनों वगैरह का यहाँ से ट्रेड होता था।
तो ये कोई छोटा मोटा ट्रेड भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम विदेशी नीति के हिसाब से देखेंगे, विदेशी व्यापार के हिसाब से देखेंगे, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही। और यहाँ पर लोकल मार्केट्स भी बहुत थी, तो लोकल आर्टिशियंस भी यहाँ पर बहुत सारे मिला करते थे, ठीक है। आप देख सकते हैं तमाम सारी यहाँ पर आपको इस फेज में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम फिजिकली देखते हैं कि ये कहां पर अपीयर करता है, तो आप देख सकते हो ये लोथल है यहाँ पर। इसको तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये लोथल वाला हिस्सा है, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो लोथल वाला हिस्सा है, इसी के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं साबरमती है। यहीं पर एक भोगवा रिवर भी है, जो कि डायग्राम में तो नहीं बनी हुई है, पर कोई बात नहीं। अगर आप इसको फिजिकली यहां पर देखोगे तो इस जगह पे इसकी प्रेजेंस आपको इसमें दिखाई देगी, ठीक है। ये लोथल है, ठीक, जो कि हमने आपको यहां पर दिखाया है। वास्तविक रूप में जो डॉक है वो भोगवा नदी के किनारे है। तो आपको दो रिवर यहां पर याद रखनी है, एक तो आपको भोगवा रिवर याद रखनी है और दूसरी याद रखनी है साबरमती नदी, ठीक है, लोथल के लिए। बेसिकली वो भोगवा नदी के किनारे हम लोगों को अपॉइंटेड दिखाई देता है। इसके अलावा गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास स्थित है, तो एक और ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको इसकी ध्यान रखनी है। ये खंबात की खाड़ी कहाँ है, ये देख सकते हैं आप, ये एक ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी के पास में आपको इसकी प्रेजेंस दिख रही है, और यहां से ही सी ट्रेड रूट्स जो है वो निकल रहे हैं। और यहां पर आपको खंबात की खाड़ी के बिल्कुल ठीक पास में साबरमती नदी और जो भोगवा रिवर है उसके बीच में आपको दिखाई देता है, यहां पर सिचुएटेड है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है कि लोथल जो है, इसके नाम का अर्थ क्या है, आखिर लोथल इसे क्यों कहा जा रहा है। तो इसके लिए बताया जाता है जैसे कि लोथल को लोथ और स्थल, लोथ और स्थल शब्द से मिलाकर के बनाया। तो स्थल का मतलब तो हो गया जगह, लोथ का मतलब हो गया जो मरने के बाद जो मृत शरीर जो है उसको यहाँ पर लोथ बोला जा रहा है। तो इसके नाम का अर्थ बताया जाता है इस मृतक का टीला, मृतक या मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। और इसे हम माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आ जाता है, दिस इज नॉट ओनली द प्लेस विच इज ऑल्सो नोन एज माउंड ऑफ डेड। एक और भी इंपॉर्टेंट जगह है। इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो माउंड ऑफ डेड के रूप में आपने हमेशा मोहनजोदाड़ो को सुना होगा, मोहनजोदाड़ो। अब ये जो मोहनजोदड़ो है, या आप इसे सिंपली मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो, जो कि अब भारत में नहीं है, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसके नाम का भी अर्थ जो है वो क्या है, इसके नाम का भी अर्थ है मृतकों का टीला। तो आपको दो जगह याद रखनी है, एक तो लोथल जो है, इसके नाम का अर्थ भी क्या है, मृतकों का टीला। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में दो तीन चीजें बढ़ सकती हैं, जैसे कि एक तो यही बढ़ जाएगी कि क्या लोथल सदर्न मोस्ट पॉइंट में रहता है या सिचुएटेड है, या फिर दूसरी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि किन कंट्रीज़ के साथ में या किस तरफ की कंट्रीज़ के साथ में इनके ट्रेड्स होते थे। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों के ट्रेड्स के लिए ये जाना जाता था लोकल, टाइप ऑफ डॉग जो है इसका कैसा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके नाम का अर्थ भी पूछा जा सकता है, जबकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर याद होता है कि ये माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें भी हैं जो कुछ ध्यान रखनी है। अब बारी आ जाती है कि लोथल की जो है खोज जो है किसने करी है और कब करी है। अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहली बात तो 1947 के बाद, 1947 के बाद जो है SR राव जी हैं, ठीक है, SR राव जी जो हैं, इनकी एक टीम है जो इसको एक्सकवेट करेगी। इनकी जो टीम है, मतलब ये एक्सकवेटर हैं या यूं कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और इन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जो है जो टीम है उसने इसको जो है खोजने का प्रयास किया है। सो फाइनली अगर हम देखेंगे तो फरवरी 1955 से मई 1960 के बीच में लोथल की खुदाई होनी शुरू होती है, ठीक है। अब ये जो लोथल की खुदाई होनी शुरू होती है, इस लोथल की खुदाई से हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर एक प्राचीन डॉकयार्ड हुआ करता था। अब इसके बारे में, डॉकयार्ड ये हुआ करता था, इसके बारे में एक जगह से और पता चलता है। अगर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो कि गोवा में है,
ये आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी का ये लोगो लगा हुआ है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा ने इस साइट के बारे में कुछ चीज़ें खोजी हैं और उस खोज में बताया है उन्होंने, उनको कुछ जो है समुद्री माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिले हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स का मतलब होता है अति सूक्ष्म जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म। फॉसिल्स का मतलब ये होता है जीवाश्म, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त जो अति सूक्ष्म जीवाश्म है वो, इसके अलावा यहाँ से नमक और जिप्सम के क्रिस्टल्स वगैरह मिले हैं। तो पहले जो पक्की इमारतें वगैरह या यहाँ पे जो पक्की इमारतें बनाई जाती थी उसमें नमक और जिप्सम के लेप का इस्तेमाल किया जाता था, क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है, इसको यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले थे। हालांकि इन्होंने ये बताया कि ये अब ड्राइड अप है, मतलब सूख गया है, लेकिन जब ये कभी रहा होगा, जैसे कभी ज्वार आया होगा तो ज्वार के पानी से ये भर जाते होंगे। और इनका ये मानना है, ये इनका दावा है कि इस तरीके की आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉन्ड टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। सो ये प्लेस में आप इसको कल्पना करिए। ज्वारी बंदरगाह क्या होता है? ज्वारी बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जो ज्वार के समय में यूज किए जाते हैं। पहले इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता था, टाइडल डॉकयार्ड्स इनको कहा जाता था। तो अब उससे होता है, बड़े बड़े जहाज हैं तो इनको खींच करके अगर आप किसी प्लेस पर ला करके खड़े कर रहे हो तो उसको खींच करके ले जाना पड़ता है पानी में, और उसके बाद पानी के बहाव से वो आगे चलते हैं। लेकिन इतने बड़े जहाज के लिए इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आएगा? तो ये टाइडल बंदरगाह इसीलिए कहा जाता है इसको कि इन लोगों ने यहाँ पर एक गड्ढा सा बना रखा था, यानी कि उस तरीके का चीज़ खोद रखी थी जिसमें कि जब टाइड्स आएंगे, पानी जब ऊपर बढ़ेगा तो आकर के इसमें भर जाएगा, और वहाँ पर नाव खड़ी रहती थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जिस जगह पर गड्ढे में नाव है, अगर वहाँ गड्ढे में पानी भर जाएगा तो पानी नीचे भरने से नाव ऊपर उठ जाएगी और पानी के फ्लो से वो ऑटोमेटिकली आप उसको लेकर के ड्रेन कर सकते हैं जिस तरफ उसको ले जाना चाहें। तो ये एक विशेष बात है, यानी इनके व्यापार इस पर आधारित हुआ करते थे, और इसी को हम लोग गोदीवाड़ा बंदरगाह के रूप में जानते हैं, जो कि इनके एक्सकवेशन से या फिर इनकी फाइंडिंग से स्पष्टतः क्लियर होता है कि हाँ ऐसा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर दिखाई। आप देख सकते हैं कि ये शहर है लोथल, इसके आसपास में मकान हैं, इसके अलावा जो है जो आर्टिशियंस हैं वो, और इम्पॉर्टेंटली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भंडार करने की जो जगह है, भाई आप कोई भी सामान लेकर के आ रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर उसका वेयर हाउस वगैरह होगा। तो यहाँ पर वेयर हाउसेस के प्रमाण मिलते हैं आपको। इसके अलावा ट्रेड्स की करने के लिए जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वो आपको दिखाई देती है। तमाम सारी चीज़ें हैं ऐसी जो रिप्रेजेंट करती हैं कि डेफिनेटली ये एक प्रकार का क्या था, बंदरगाह था। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको सांस्कृतिक विरासत के मूल्य के रूप में किस प्रकार से देखा जा सकता है, या फिर सांस्कृतिक विरासत के अलावा अगर हम इसे देखें तो एक तरीके से ऐतिहासिक विरासत के रूप में किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसकी जो लिस्ट है, उसकी लिस्ट में इसे नॉमिनेट किया गया अप्रैल 2014 में। अप्रैल 2014 में इसको नॉमिनेट करने के लिए भेजा गया है। हालांकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें ये अभी अपना स्थान बना नहीं पाई है, लेकिन नॉमिनेट किया गया। उसके लिए तगड़ी प्रबल दावेदार है। प्रबल दावेदार होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये है, और वो क्या है, लोथल का जो उत्खनन स्थल है, यानी कि पूरा का पूरा जो लोथल एरिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। इट इज द ओनली डॉक साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंस जो चीज यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है वो है इसके ज्वारी होने से, ज्वारी बंदरगाह होने से इसकी एक ये इंपॉर्टेंस आ रही है। तो इन सब, और इसके अलावा आपने देखा कि कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर बहुत ही शानदार तरीके से इसका ट्रेडिंग जो रूट है वो डिवाइड था, जाल जो है वो फैला हुआ था। ये आप देख सकते हो, ये एक सैटेलाइट व्यू है, यहाँ पे कहीं डॉकयार्ड वगैरह हुआ करता था, ठीक है। और ये इसके पीछे का क्या है, ये इसके पीछे का ये गोडाउन्स वगैरह हैं, छोटी मोटी मार्केट्स वगैरह हैं, एवरीथिंग व्हाटएवर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से खुदाई में एक दो चीज़ें और भी मिली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सैटेलाइट इमेज से अगर हम देखें इसके चैनल को, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है। ये हाई टाइड्स के समय में काफ़ी अच्छे से काम करते थे। तो जब ये हाई टाइड्स आते थे तो हाई टाइड्स के थ्रू जो है यहाँ पर पानी भर जाता था। यही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब ये पानी भर जाता था यहाँ बेसिन की वजह से, तो इससे एक फैसिलिटी जो है उत्पन्न हो जाती थी कि आप आसानी से सेल कर सकते हैं। और सेल करने के लिए कई जगहों से उसके आसपास जो है इस तरीके के इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि
जो साक्ष्य होते हैं वो भी मिले हैं। और ये साक्ष्य किस चीज़ के हैं? ये पत्थर के बने हुए लंगर हैं, एंकर्स हैं। आपको मालूम है कि लंगर डाला जाता है तो वो जहाज रुकता है, लंगर हटाया जाता है तो जहाज पानी में जाता है। तो ये उस समय के सोच के देखिए, ये उस समय के पत्थर के बने हुए लंगर हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेफिनेटली जो तमाम सारे शेलिंग विच इज ट्रेस टू सोर्स द पर्शियन गल्फ ऑफ टुगेदर विद द स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड इन द वेयर हाउस। तो तमाम सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिली हैं और ये क्लियर करती हैं कि हाँ वहाँ पर एक बंदरगाह था। इतना ही नहीं, इस तरीके के दूसरे बंदरगाह वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम परियोजना की। आफ्टर ऑल मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अब इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो आया है, और वो प्रोजेक्ट क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। और इस परिसर में नाम जो है आ रहा है किसका? लोथल, गुजरात का। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पर जरा देखिए, इसकी शुरुआत हुई है मार्च 2022 में। इसकी शुरुआत जो है कब हो रही है? मार्च 2022 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। लगभग 3,500 से लेकर के 4,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा और इस इमारत को तैयार किया जाएगा, पूरी हेरिटेज साइट को तैयार किया जाएगा, यानी वो जो म्यूजियम है वो तैयार किया जाएगा। अब उस म्यूजियम की विशेषताएं क्या होंगी? उसमें लोथल मिनी मनोरंजन प्लेस बनाए जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने तमाम जगहों पर साइंटिफिक जो म्यूजियम्स हैं वो देखे होंगे, और कई प्रकार के ऐसे म्यूजियम्स होते हैं जिसमें आप 3D इफेक्ट के माध्यम से आप उन साइंटिफिक टर्म्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। तो जस्ट लाइक ये भी एक उसी प्रकार का पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा, और पूरा का पूरा जो हड़प्पान कल्चर है उसको यहाँ पर डिराइव करने का प्रयास किया जाएगा और दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 4 अलग अलग थीम पार्क भी बनाए गए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर है। देखिए इसका एक कंप्यूटराइज्ड पिक्चर है ये, और आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके का पूरा एक कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी। ये उसका थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म है, यूँ कह सकते हैं कि कच्चा चिट्ठा है उसका। तो इसमें एक तो मेमोरियल थीम पार्क बनेगा। मेमोरियल थीम पार्क का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा का पूरा जो पार्क है मेमोरियल थीम पार्क के अंदर कंसीडर किया जाएगा। मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क है, इसके अलावा क्लाइमेट थीम पार्क है, और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क है। इस तरीके के 4 अलग अलग प्रकार के पार्क भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, जो कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें आकर्षित करेंगे, इतिहास को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। आप यहाँ पर आपको महसूस होगा कि शायद आप एंशिएंट टाइम में ही हैं, वगैरह टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 फेजेज में बनेगा। फर्स्ट फेज जो है आप देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द टेंडर दैट इज 16 नवंबर 2021। तो 2021 में इसके टेंडर की लास्ट डेट थी, लेकिन अब तो ये बनना शुरू हो चुका है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय भी होगा। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय ये लाइट हाउस है। तो इसमें लाइटिंग का प्रोजेक्शन जो भी रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। लाइट हाउस वैसे जो है रिलेटेड होते हैं सी से, और क्योंकि ये मैरीटाइम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है तो ये तो बनाया यहाँ जाना स्वाभाविक है। बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो आपको, क्योंकि समुद्र में दिशा जो है नॉर्मली दिखा पाना या देख पाना थोड़ा सा कम संभव होता है। तो आपने देखा होगा लाइट बड़ी बड़ी से ऐसे घूमती है, बड़ा सा पिलर ऊंचा सा बना रहता है, उसमें लाइट ऐसे घूमती है, तो वही लाइट हाउस कहलाता है। सो ये एक लाइट हाउस म्यूजियम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइट हाउस इसमें बनेगा। हड़प्पा काल से लेकर के आज तक की भारत की जितनी भी समुद्री विरासत हैं उसको उजागर करने के लिए 14 बड़ी बड़ी दीर्घाएं यहाँ पर बनाई जाएंगी। आप उसमें बैठ करके आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हो 3D इमेजेस के माध्यम से। और भारतीय राज्यों और दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जितनी भी समुद्री विरासत हैं उसको प्रदर्शन करने का यहाँ पर इस प्रकार का इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा काम किया गया है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके का प्रोजेक्ट होगा। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो और इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको ये भी समझ में आया होगा कि आखिरकार ये पूरा का पूरा न्यूज़ में क्यों था, क्यों चर्चा में था, और कहाँ पर इसकी प्लेसेस बनाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं और आपको इस हेरिटेज साइट के बारे में आपको किस प्रकार की जानकारी है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा। और क्या इस प्रकार के हेरिटेज साइट्स और भी ज़्यादा होने चाहिए, और अगला हेरिटेज साइट्स इस प्रकार का म्यूजियम कहाँ पर बनना चाहिए, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके के किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में फिर हम दूसरे आपके सामने शामिल होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।